दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय आदर्श उत्तर नवोदय संभावित प्रश्न पत्र सेट ए लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। तो हमारा जो क्लास 12th है उसका अकाउंट सब्जेक्ट है ना, तो उसके अंतर्गत जो हमको हमें जो आदर्श उत्तर के द्वारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है अकाउंट का, ठीक है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको आदर्श उत्तर के द्वारा मिला है उन सभी क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 16, ठीक है। तो देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी प्रश्न क्रमांक 16 को ही बताया था और इस वीडियो में भी प्रश्न क्रमांक 16 ही है, लेकिन वो क्या था, अथवा क्वेश्चन था। ये क्या है, अथवा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 का। तो देखो, प्रश्न क्रमांक 16 है क्या, अ ब व स एक व्यापार के साझेदार हैं, 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 30 जून 2007 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार से था। तो देखो, दायित्व है उत्तरमण है 1600। उत्तरमण मीन्स क्या होता है पता है आपको, लेनदार होता है, ठीक है। आरक्षित निधि मीन्स आरक्षित निधि कितना है, 6000 रुपये, और पूंजी है तीनों का, अ ब व स का 10,000 10,000 10,000, तो सभी को जोड़ के कितना हो गया, 30,000, है ना। अब इधर का टोटल कितना है, 37,600 रुपये, ठीक है। संपत्ति पक्ष में क्या दिया है हमको, रोकड़ दिया 600 रुपये, बैंक में रोकड़ 1000 रुपये, अधर्मण कितना दिया 9,000, और स्कंद दिया है 7,000, और मशीनरी दिया है 6,000, और भवन है 14,000, ठीक है। इन सभी का भी योग कितना है, 37,600 रुपये, ठीक है। उक्त तिथि पर स व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है। संपत्तियों के मूल्य निम्न प्रकार निश्चित करने से है। पहला क्या है, 5% संदिग्ध ऋण आरक्षण करें, स्कंद पर 5% और मशीनरी पर 10% अवमूल्यन होना है। भवन का स्वतंत्र मूल्यांकन 15,100 रुपये हुआ है। उपर्युक्त विवरण से पुनर्मूल्यांकन खाता अर्थात लाभ हानि समायोजन खाता एवं पूंजी खाता बनाइए। तो एक बार और प्रश्न को आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रश्न में क्या बोल रहा है, अ ब व स एक व्यापार के साझेदार हैं जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, ठीक है। मतलब अब तीनों साझेदार हैं और उनको जो भी व्यापार में लाभ होता है हानि होता है उसको कौन से अनुपात में बांटते हैं जी, 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। तो 30 जून 2007 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार से था। तो मतलब जब उनका जो 2007 में 30 जून को उनका दायित्व और संपत्ति क्या था, इस प्रकार था, ठीक है। चिट्ठा में उत्तरमण, देखो उत्तरमण कितना है, 1600 रुपये। तो उत्तरमण मीन्स क्या होता है पता है आपको, लेनदार होता है ना, तो कंफ्यूज मत होना उत्तरमण देखकर। उत्तरमण मीन्स क्या होता है, लेनदार होता है, ठीक है। आरक्षित निधि कितना है, 6,000 रुपये है, और इनकी पूंजी क्या है, तीनों साझेदार का 10,000 रुपये है ना, तो तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000, है ना। इस प्रकार इनके दायित्व का योग कितना है, 37,600 रुपये, है ना। और रोकड़ कितना दिया है, संपत्ति पक्ष में 600 रुपये दिया है, और बैंक में रोकड़ कितना है, 1,000 रुपये। और अधर्मण, अधर्मण मीन्स क्या होता है पता है आपको, देनदार होता है। जैसे उत्तरमण मीन्स लेनदार होता है, वैसे ही अधर्मण मीन्स क्या होता है, देनदार होता है, ठीक है। तो देनदार आपका कितना है जी, 9,000 रुपये, है ना। फिर स्कंद आपका कितना है, 7,000 रुपये है, और मशीनरी कितना है, 6,000 रुपये है, और भवन कितना है, 14,000 रुपये है, ठीक है। तो ये सबको भी अगर आप ऐड करोगे तो इसका भी कितना आ जाएगा, 37,600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे में उक्त तिथि पर मतलब ये जो 30 जून 2007 है ना, उस वाले तिथि पर, है ना, स व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण करना मतलब क्या होता है, जो स है व्यापार को छोड़कर चला जाता है, ठीक है, हमेशा के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, अवकाश ग्रहण करना बोलते हैं ना। तो स अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो संपत्तियों के मूल्य निम्न प्रकार निश्चित करने से है। मतलब संपत्ति के मूल्य को हमको जो नीचे में संयोजन दिया है ना, उसके अनुसार क्या करना है, तय करना है, ठीक है, निश्चित करना है। तो देखो, 5% संदिग्ध ऋण आरक्षण करें, मतलब हमारा जो संदिग्ध ऋण होता है, ऐसा ऋण जो डूब गया है ना, मतलब डूबा नहीं है, मतलब वो पैसा, किसी को आपने पैसा दिया है, वो पैसा वापस भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। तो उसके लिए आप पहले से पैसा जमा करके रख रहे हो कि यदि हमको पैसा नहीं चुकाया गया देनदार के द्वारा तो उसका हम भरपाई कहाँ से करेंगे, तो उसी के लिए क्या करते हैं, संदिग्ध ऋण आरक्षण करते हैं। तो कितना परसेंट करना है, संदिग्ध ऋण आरक्षण 5% करना है, ठीक है।
और इसको किस में निकाला जाता है, इस राशि को देनदार की राशि में से निकाला जाता है, ठीक है, संदिग्ध ऋण आरक्षण को। अब दूसरा देखो क्या बोला है, स्कंद पर 5% और मशीनरी पर 10% अवमूल्यन करना है। अवमूल्यन मीन्स क्या होता है, कम करना है, ठीक है, जैसे ह्रास होता है ना, वही क्या है, अवमूल्यन है ना। तो अवमूल्यन मीन्स क्या होता है, कमी करना होता है ना। फिर क्या है आपका तीसरा, भवन का स्वतंत्र मूल्यांकन 15,100 रुपये हुआ है। मतलब भवन के मूल्य को कितना आ गया है, आंका गया है 15,100 रुपये आंका गया है, ठीक है। तो उपर्युक्त विवरण से पुनर्मूल्यांकन खाता अर्थात लाभ हानि समायोजन खाता, चाहे पुनर्मूल्यांकन खाता बोले या लाभ हानि समायोजन खाता बोले, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एवं पूंजी खाता बनाइए, मतलब हमको इस क्वेश्चन से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और पूंजी खाता बनाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता का प्रारूप क्या होता है, विवरण राशि, ठीक है। जो हमारा बाया पक्ष होता है वो कौन सा पक्ष होता है, विकलन पक्ष होता है, और जो दाया पक्ष होता है वो क्या होता है, समकलन पक्ष होता है, ठीक है। तो समकलन के लिए भी विवरण राशि आता है, और विकलन के लिए भी विवरण राशि आएगा, और समकलन के लिए भी क्या आएगा, विवरण राशि आएगा, ठीक है। तो हमको पुनर्मूल्यांकन खाता में हमारा मेन क्या रहता है, संयोजन रहता है, ठीक है। सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता को बनाना है तो हमको संयोजन वाले लाइन को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला संयोजन क्या था, संदिग्ध ऋण पर आरक्षण करें, 5% संदिग्ध ऋण पर क्या करना है, आरक्षण करना है। तो देखो संदिग्ध ऋण का गणना हम किससे कौन से मत के द्वारा करते हैं, अधर्मण मतलब देनदार के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो देखो संदिग्ध ऋण आरक्षण की गणना कैसे करना है हमको, है ना। तो संदिग्ध ऋण आरक्षण का आपको गणना की कौन से मत के द्वारा करना है आपको, अधर्मण मतलब देनदार के द्वारा। तो देनदार हमको चिट्ठे में कितना दिया गया था, 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये आ गया है ना। और कितना परसेंट करना है जी, 5% करना है, तो 5 बटा कितना आ गया, 100। तो देखो इस वाले दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आपस में क्या हो गया, कट गया, 5 शून्य शून्य, 5 नहीं है, कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो संदिग्ध ऋण आरक्षण है उसके लिए कितना निकल गया है जी, 450 रुपये निकल गया है, ठीक है। अब देखो जो हमारा स्कंद है वो कितना था जी, 7,000 रुपये, ठीक है। अब हमको प्रश्न में बोला है ना कि स्कंद पर 5% और मशीनरी पर 10% अवमूल्यन करना है, मतलब कम करना है, ठीक है। तो इसका जो स्कंद है उसका अमाउंट कितना था हमारा चिट्ठा में, 7,000 रुपये था, है ना। तो 7,000 का कितना निकाल देंगे, 5% निकाल सकते हैं ना। तो देखो ये दोनों जीरो से हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 शून्य शून्य, 5 सत्ते 35, तो स्कंद का कितना निकल जाएगा, 350 रुपये निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मशीनरी है ना। तो मशीनरी का हमारे चिट्ठे में कितना मूल्य दिया गया है, 6,000 रुपये दिया गया है, तो 6,000 आ जाएगा, और कितना परसेंट कम करना है, 10%, तो 10 बटा कितना आ जाएगा जी, 100। तो देखो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो केवल मशीनरी का कितना आएगा, 600 रुपये आएगा। तो हमारे संदिग्ध ऋण संचय है ना, वो कौन साइड आता है, विकलन साइड आता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, हानि होता है। देखो हम किसी को उधारी भी पैसा दिए हैं और प्लस वो वापस भी नहीं कर रहे हैं ना, और उसके लिए हम लोग और भी पैसा जमा करके रख रहे हैं कि यदि वो हमको भुगतान नहीं किया तो उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे करके, है ना। तो एक हिसाब से क्या हुआ, हमारा हानि ही तो हुआ ना। तो हानि हमेशा कौन से पक्ष में लिखाता है जी, विकलन पक्ष में, है ना। तो विकलन पक्ष में डूबत ऋण संचय को लिखेंगे, है ना। और कितना रुपए निकाले हैं अभी हम लोग वर्किंग नोट करके, 450 रुपये निकाले हैं ना, तो उसी को लिखे 450 रुपये, है ना। अब हमको प्रश्न में बोला गया था कि मशीनरी और स्कंद पर क्या करना है, हमको अवमूल्यन करना है, कमी करना। अवमूल्यन मीन्स क्या होता है, कमी करना। तो आपको पुनर्मूल्यांकन खाता का नियम पता होना चाहिए कि यदि हमारा जो संपत्ति है उसके मूल्य में कमी होता है तो कौन से पक्ष में लिखाता है, विकलन पक्ष में। तो हमारा जो मशीनरी और स्कंद दोनों ही क्या है, संपत्ति, और दोनों के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसलिए कौन से पक्ष में लिखा गया है, विकलन पक्ष में लिखा है, ठीक है। अब हम लोग मशीनरी का कितना निकाले थे, 600 रुपये निकाले थे, और स्कंद का कितना निकाले हैं, 350 रुपये निकाले हैं, तो 350 रुपये आ गए, ठीक है। अब देखो भवन है ना, भवन को हमको क्या बोला गया है, जो भवन का मूल्य है उसको 15,100 रुपये किया गया है, ठीक है, मतलब बढ़ा दिया गया है। तो देखो भवन का मूल्य हमको चिट्ठा में कितना दिया गया था, 14,000 रुपये, ठीक है। और हमको संयोजन में भवन के मूल्य में कितना वृद्धि कर दिया गया है, 15,100 रुपये तक के बढ़ा दिया गया है ना। तो कितना वृद्धि हुआ है इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो 15,100 रुपये उसमें जो चिट्ठे का मूल्य था भवन का, है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 15,100 में 14,000 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा जी, हमारा 1,100 बच जाएगा, ठीक।
तो देखो भवन के मूल्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो जब जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो वो पुनर्मूल्यांकन खाता कौन से पक्ष में लिखा जाता है, समाकलन पक्ष में लिखा जाता है ना। तो भवन खाता को, और कितना वृद्धि हुआ है जी, 1100 रुपये, तो 1100 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा समयोजन है ना, मतलब हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता में केवल इतना ही का एंट्री होता है, जो संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कमी और वृद्धि, तो इन सभी का तो एंट्री हो गया है ना। अब इसका योग करते हैं, तो देखो इस पक्ष का योग कितना आएगा, 450 600 है ना। तो सबको ऐड कर देते हैं। तो देखो जो 450 600 और 350 इसको ऐड करते हैं ना, कितना आता है, तो 600 हो गया, और ये कितना हो गया, 350। अब इसको ऐड करते हैं जी। तो जीरो का जीरो, 5 5 10, 10 की जीरो, हासिल आई 1, 4 1 5, और 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है, विकलन पक्ष का योग 1400 रुपये आ रहा है, और इस पक्ष का योग केवल कितना आया है, 1100 आया है, ठीक है। तो देखो इस पक्ष का योग क्या है, ज़्यादा है, और इस पक्ष का योग क्या है, कम है। तो ये शेष किधर आएगा जी, हमारा समकलन पक्ष में आएगा, ठीक है। तो जब शेष आता है ना, तो उसको शेष ले गए नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं, साझेदारों के पूंजी खाता को, ठीक है। अब देखो 1400 में यदि आप 1100 को घटाते हो तो कितना बचता है आपके पास, 300 रुपये बचता है, ठीक है। कितना बचता है जी, 300 रुपये। तो 300 को कौन से अनुपात में बांटोगे, तीनों साझेदार में, मतलब इस 300 को ना, जो 3 साझेदार हैं अ ब स, उसमें उनको बांटना पड़ेगा, ठीक है। और कौन सा अनुपात में बांटेंगे, जो अनुपात हमको दिया गया है। तो कौन सा अनुपात दिया गया हमको, अ के लिए 3/6 हो जाएगा, ठीक है। आप देखना शुरू में ही दिया है अनुपात 3 2 1 है ना, तो 3 2 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो देखो 6 कम 6 6 5 30, 6 शून्य 0, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 शून्य मतलब 3 शून्य 0, तो आ का कितना हिस्सा निकल जाएगा जी, आ का 150 रुपये आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम बा को बांटते हैं, तो बा का मतलब टोटल कितना है आपका, अंतर की राशि 300, और बा का अनुपात कितना है, 2, तो 2 बट्टा कितना आ जाएगा, 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो केवल 100 क्या हो जाएगा, 100 एकम 100, तो बा का हिस्सा में कितना आ गया, 100 रुपये आ गया, ठीक है। अब सा के लिए लेते हैं, सा का कितना है, 1 है, तो इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। 1/6, तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 शून्य 0, 50 एकम 50, तो स को क्या हो गया, 50 रुपये मिला है। तो ये लाभ नहीं है, हमेशा याद रखना, यदि हमारा समाकलन पक्ष में ये शेष आ रहा है तो हमारा लाभ नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, हानि। तो इन लोग को, जो अ को कितना हानि हुआ है, 150 रुपये का हानि हुआ है, ब को 100 रुपये का हुआ है, और स को कितना हुआ है, 50 रुपये का, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब 1100 और 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया, ठीक है। तो देखो अब बनाते हैं साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक है। तो साझेदारों का पूंजी खाता, इसका प्रारूप क्या आएगा, विवरण, फिर कितने साझेदार हैं जी, अब बस 3 साझेदार हैं, तो कितना राशि का हमारा प्रारूप बनेगा, 3 ठो बनेगा, ठीक है। राशि के लिए अब बस ये क्या हो गया, विकलन पक्ष के लिए, फिर समाकलन पक्ष के लिए विवरण बनाना पड़ेगा, और अब स लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अब स के लिए, राशि के लिए डिब्बा बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया, है ना। तो सबसे पहले पूंजी खाता बना रहे हैं, तो किसका एंट्री होगा जी, पूंजी का होगा ना। तो पूंजी हमारे चिट्ठी में कौन से पक्ष में दिया रहता है, दायित्व, और दायित्व कौन से पक्ष में होता है, विकलन। तो इसका शेष कहाँ आएगा, समाकलन पक्ष में आएगा, ठीक है। लेकिन पूंजी करके नहीं लिखाएगा, क्यों, क्योंकि पूंजी खाता है तो पूंजी के नाम से थोड़ी आएगा, तो शेष लाया गया लिखना। और इन लोग का जो पूंजी है वो चिट्ठी में कितना दिया गया है, 10,000 रुपये दिया गया है तीनों का, है ना। तो कितना लिख देंगे, अ में भी 10,000 आएगा, ब में भी कितना आएगा, 10,000, और स में भी कितना आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। फिर हमारा चिट्ठी में क्या दिया गया है, सामान्य संचय खाता, मतलब जो आरक्षित निधि करके दिया गया है ना, वही क्या है, हमारा सामान्य संचय खाता हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको जो सामान्य संचय की राशि है ना, उसको आरक्षित निधि के अंतर्गत निकालना है, ठीक है। आरक्षित निधि की गणना, तो देखो आरक्षित निधि में हमको कितना अमाउंट दिया गया था जी, 6,000 रुपये, है ना। तो इसमें तीनों साझेदार का हिस्सा होगा ना, तो सबसे पहले देखते हैं अ का हिस्सा। तो टोटल कितना है, आरक्षित निधि का 6,000, है ना, गुणा इसका अनुपात कितना था, अ का 3 था, तो 3 आ गया, और 3 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6, तो 3/6 आ गया। तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 शून्य 0, 6 शून्य 0, 6 शून्य 0, 3 1 कम 3,000 रुपये आ गए, ठीक है। फिर ब का भी वैसे ही बांटेंगे, पूरा आरक्षित की मतलब संचय की राशि कितनी है, 6,000, तो 6,000 आ जाएगा, इसका हिस्सा कितना है, 2 है, तो 2 आ जाएगा, और सभी का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो 6 कम 6, 6 कम
छः और छः शून्य शून्य, छः शून्य शून्य, छः शून्य शून्य, तो दो एकम 2,000 रुपये आ जाएगा। मतलब दो एकम दो कर लेना, पीछे में 3 जीरो है तो 3 जीरो को लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, है ना। फिर आता है 100 का, 100 का भी वही लेना है अमाउंट, 6,000 का 6,000, और 100 का अनुपात कितना था 1/6, तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 शून्य शून्य, 6 शून्य शून्य, 6 शून्य शून्य, तो एक एक कम 1,000 आ गए, ठीक है। उसी को लिखे हैं आरक्षित निधि को ही क्या लिखा गया है, सामान्य संचय खाता को। आ का कितना हिस्सा निकला था, 3,000 रुपया निकला था। बा का कितना निकला था जी, 2,000, और सा का कितना निकला था, 1,000 निकला था, ठीक है। अब इस पक्ष को देखो, इस पक्ष में क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता को। अभी जस्ट हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए तो उसमें क्या हुआ था, हानि हुआ था, तो शेष कौन से पक्ष में लेके गए थे हम लोग, समकलन पक्ष में लेके गए थे, ठीक है। तो उसको साझेदारों के पूंजी खाते में कौन से पक्ष में लिखना पड़ेगा, विकलन पक्ष में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आ का कितना निकला था, हानि 150 रुपये निकला था, बा का 100 रुपये निकला था, और सा का कितना निकला था, 50 रुपये निकला था, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, दोनों पक्ष का योग करेंगे, है ना। अब ये साझेदार का पूंजी खाता का भी क्या हो गया, सभी एंट्री हो गया, है ना। अब देखो अ का है, अब दोनों साइड का राशि को जोड़ेंगे तो अ का कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा, है ना। और इसका केवल विकलन पक्ष में कितना है, 150 रुपये, है ना। तो 13,000 में 150 को घटा देना तो आपका शेष कितना आ जाएगा, 12,850 रुपये आ जाएगा, ठीक है। फिर 150 और 12,850 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 13,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। फिर वो ऐसे ही बा का करना है तो बा का कितना हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12,000, और इधर आपको दिया कितना गया है कि बा में इधर कितना है, विकलन पक्ष में 100 रुपये, है ना। तो इसका क्या, इसको भी घटा देंगे, 100 को 12,000 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11,900 रुपये आएगा, है ना। कितना आएगा जी, 11,900 रुपये, गलती से ये लिख के है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 11,900 रुपये। फिर उसके बाद जो सा है उसका ये विकलन पक्ष में कितना दिया, 50, है ना, और इधर कितना है, 11,000। तो देखो 11,000 में 50 रुपये को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10,950। अब ऋण खाता को, इसको क्यों ऋण खाता लिखा गया है, क्योंकि अब क्या है, जो सा है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो ये सब अमाउंट को किसको देना पड़ेगा, कंपनी को, जो फर्म है उसको देना पड़ेगा, है ना। तो ये ऋण क्या हो जाएगा, जो फर्म है उसके लिए उधारी हो जाएगा ना, इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, ऋण खाता को। इसको शेष ले गए नहीं लिखा गया है, इसको क्या लिखा गया है, ऋण खाता को, क्योंकि अवकाश ग्रहण कर रहा है सा तो इसको देना पड़ेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, फर्म का ऋण हो जाएगा, इसलिए ऋण खाता को लिखा गया है 10,950 रुपये, ठीक है। अब सभी का योग कर देंगे तो इसका भी 11,000 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 13,000 आ जाएगा, ठीक है। उसी को लिखा गया है, स को दे राशि उसके ऋण खाते में अंतरित की गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 16। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो समझ में आए, पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।